नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन 80LA। 80LA क्या बोलता है कि अगर आपकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से कोई इनकम है, ठीक है, कहाँ से, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से, तो आपको जो है वो डिडक्शन मिलेगी 80LA के अंदर। अब देखिए ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होता क्या है, मान लीजिए कोई लंदन बेस्ड बैंक है, ठीक है, और उसकी जो ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर खुली हुई है, तो उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलते हैं। अब अगर एक शेड्यूल बैंक, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बैंक जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, पहली बात शेड्यूल बैंक, ठीक है, या फिर कोई बैंक जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी क्या बन गया वो फॉरेन बैंक, ठीक है, उसकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, ठीक है। किस किस की, शेड्यूल बैंक या फिर बैंक इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेन बैंक, और उसकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहाँ पर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो उनको जो है किस किस इनकम के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगी, देखिए पहली बात, अगर उनकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है, और वहाँ से उनको कोई इनकम होती है तो उनको डिडक्शन मिलेगी 80LA के अंदर। उसके अलावा अगर कोई वो बिज़नेस कर रहे हैं जो कि रेफर्ड है सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, ठीक है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, किस में रेफर है वो, सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, तो और वो लोकेटेड कहाँ पर होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होगा, तो उसको डिडक्शन जो है 80LA के अंदर मिलेगी। पर देखिए एक चीज़ है, अगर आपको जो है कोई बिज़नेस करना है जो कि रेफर्ड इन सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर है, तो आपको जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, पहली बात आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की, ठीक है, और आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया एक्ट 1992 की, ठीक है। तो इन एक्ट्स के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम की डिडक्शन ले सकते हैं। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा, पहली बात जो आपकी डिडक्शन है वो 10 ईयर्स के लिए आपको मिलेगी, ठीक है, 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए आपको डिडक्शन मिलेगी। 5 असेसमेंट ईयर में आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग के 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर होंगे उनमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, और 5 जो रिमेनिंग रह जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर उसके अंदर आपको 50% मिलेगी। अब देखिए डिडक्शन स्टार्ट कहाँ से होगी, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आप जो है अपना खोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है, कहाँ पर खोलेंगे, SEZ के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो उस प्रीवियस ईयर के बाद जो असेसमेंट ईयर आएगा वहाँ से आपकी जो है डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग के 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के अंदर वो 100% है, और बाकी रिमेनिंग जो 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर रह जाएंगे उसके अंदर 50% है। अब अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे, ठीक है, आपको पता है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम तो भरना पड़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे उसके साथ आप एक रिपोर्ट लगाएंगे CA की, ठीक है, सर्टिफाइड फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि आपने जो डिडक्शन है वो करेक्टली क्लेम की है अंडर दिस सेक्शन। अब देखिए आपने इस सेक्शन के अंदर जो है डिडक्शन क्लेम की है, अब आप उसको प्रूफ देना पड़ेगा सर्टिफाइड के कॉपी के अंदर कि देखिए ये जो डिडक्शन है वो सही तरीके से क्लेम की गई है। उसके अलावा आपने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 से परमिशन ली है, ठीक है, उसकी कॉपी भी आपको जो है इसके साथ लगानी पड़ेगी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, ठीक है। तो सेक्शन 80LA क्या बोलता है, 80LA बोलता है कि आपको जो है डिडक्शन मिलेगी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हैं अगर आप, और आपको कोई इनकम हो रही है तो आपको डिडक्शन जो है 80LA के अंदर मिलेगी, ठीक है। फॉर 5 स्टार्टिंग के जो 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर होंगे उसमें 100%, और रिमेनिंग जो 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर रह जाएंगे उसके अंदर आपको 50% मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 80B, ठीक है। 80B के अंदर देखिए किस चीज़ से रिलेटेड आपकी इनकम होगी, इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और आपकी कोई इनकम हो रही है तो आपको रिडक्शन मिलेगी 80B के अंदर। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं कौन सी होंगी, इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेस, द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एट्रीब्यूटेबल टू बाय एनी वन और मोर ऑफ सच अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ दैट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। देखिए कुछ बिजनेस बता रखे हैं आपको, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है, ठीक है, तो आपको जो डिडक्शन है वो 100% मिलेगी जो भी आपका प्रॉफिट एंड गेन आएगा। अब कौन कौन से बिजनेस है वो हम देख लेते हैं। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या कर रही है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कर रही है, ठीक है, या फिर वो प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर,
या तो वो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है या फिर वो प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर। एक चीज़ याद रखिएगा, वो सिर्फ जो जितनी भी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है अपने मेंबर्स को, तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस वो कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 के अंदर। और अगर वो कोई मार्केटिंग कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, देखिए उसके जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्होंने अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग का काम अगर वो करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, तो उसकी जो भी इनकम आएगी उससे उसकी डिडक्शन जो है वो 80 के अंदर ले सकते हैं। फिर आता है कि अगर वो कोई परचेज कर रहा है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सीड्स, लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर के लिए या तो वो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स लेके आ रहा है, खरीद कर आ रहा है, या फिर सीड्स लेके आ रहा है, या फिर लाइव स्टॉक्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो लेके आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर, वो किस लिए खरीद के आ रहा है कि वो अपने मेंबर्स को जो है वो सप्लाई कर सके। देखिए वो मार्केट से खरीद के लाएगा और लो प्राइजेस के अंदर अपने मेंबर्स को बेच देगा। अब जब वो अपने मेंबर्स को बेचेगा तो उसको कुछ ना कुछ इनकम होएगी, तो वो इनकम जो है वो डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80 के अंदर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। देखिए अब जो उसके मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया होगा, अगर वो उनकी प्रोसेसिंग करने का काम कर रहा है कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भी उसको क्या है वहाँ से अगर कोई इनकम होती है तो वो जो है वो डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80। बट इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना वो देखो क्या है, विदाउट द एड ऑफ पावर। यहाँ पे पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोसेसिंग कर रही है वो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है वो प्रोसेसिंग करेगी तो ही उसे डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है द कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर ऑफ इट्स मेंबर। देखिए क्या होता है, जैसे उसके मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है, और कहीं पर उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वहाँ पर जो है लेबर की ज़रूरत होती है, तो अगर वो कलेक्टिवली जो है अपनी लेबर को वहाँ पर काम करने के लिए भेज देता है, ठीक है, तो अगर वहाँ से उसको कोई इनकम होती है तो वो भी क्या होगी, उसकी डिडक्शन जो है, जो भी उसको वहाँ से इनकम होगी वो डिडक्शन जो है 80 के अंदर उसको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए वो क्या बोलता है, फिशिंग और एलाइड एक्टिविटीज़। देखिए फिशेस को कैच करने का, उन्हें क्योर करने का, प्रोसेस करने का, स्टोर करने का या मार्केटिंग करने का फ़िश की, ठीक है, या फिर आप इनके रिगार्डिंग जो है वो परचेज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, सो डैट आप अपने मेंबर्स को जो है वो सप्लाई कर सकें। देखिए आप फिशिंग का कैचिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप अपने मेंबर्स को सप्लाई कर सके, तो उसके अंदर भी आपकी कोई इनकम होती है तो उसके रिगार्डिंग डिडक्शन जो है आपको 80 के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए अगर आप प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ठीक है, और आप क्या काम कर रहे हैं, मिल्क सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ऑयल सीड सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, वो फ्रूट्स वेजिटेबल, वो मिल्क, वो ऑयल सीड कहाँ से आएंगे, उसके मेंबर से, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी कहाँ, 80 के अंदर। देखिए आप प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आप इंगेज हैं किसके अंदर, मिल्क सप्लाई करने में, ऑयल सीड सप्लाई करने में, फ्रूट वेजिटेबल सप्लाई करने में, बट वो रेस किसने किए होंगे, मेंबर्स ने रेस किए होंगे, ठीक है। अब जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपना सामान जो है किस किस को देगी, यानी कि वो जो सामान है जो उसके मेंबर्स ने जो है वो रेस किया है, यानी कोई वेजिटेबल्स उगाई है या फिर उन्होंने जो है वो मिल्क प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो जो है वो किसको सप्लाई करेगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो देगी किसको, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, जो कि एंगेज्ड हैं, ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनको जो है वो क्या करती हैं, वो सप्लाई करने का काम करती है, तो उनको जो है वो क्या करेगा, आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो देगा, सेल करेगा और वो आगे क्या करेंगे, उससे सप्लाई करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी क्या कर सकती है, सप्लाई कर सकती है अपना सामान। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कि इंगेज एंड सप्लाइंग द मेंशन प्रोडक्ट टू द पब्लिक, ठीक है, कोई गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती हैं जो ये सब सामान पब्लिक को
सेल करती हैं तो आप जो है उनको भी ये सामान सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आप इंगेज्ड हैं सप्लाइंग मिल्क, ऑयल, सीड और वेजिटेबल, किस किस को? फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को। तो वहाँ से आपको जो भी इनकम होगी उसकी रिडक्शन जो है आपको 100% मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ऊपर मैंने आपको जितने बिजनेसेस बताए, ठीक है, ए पॉइंट के अंदर जितने बिजनेसेस थे उसके अगर वो कर रही है वो बिजनेस, तो उसको 100% डिडक्शन मिलेगी। और अगर वो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बी पॉइंट के अंदर, और वो जो है अपना सामान जो है जो उसके मेंबर ने बनाया है उसको अगर वो सप्लाई कर रही है फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, तो उसको डिडक्शन मिलेगी 100% अंडर सेक्शन 80P के। अब देखिए ऊपर हमने जो बिजनेसेस पढ़े वो ए पॉइंट के अंदर थे और बी पॉइंट के अंदर थे। अब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड है किसी और एक्टिविटीज़ में जो कि ऊपर वाले ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर नहीं आए हैं, तो उसको जो डिडक्शन है वो 50,000 तक की मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको डिडक्शन जो है वो 1 लाख रुपये तक की मिल सकती है अपने प्रॉफिट एंड गेंस में से। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है इंटरेस्ट की और डिविडेंड की, और कहाँ से आएगी? अगर उसने किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, और उसको इनकम मिल रही है इंटरेस्ट और डिविडेंड से, तो उसकी जो इनकम आएगी वो सारी की सारी डिडक्टेबल है उसकी जीटीआई में से। ठीक है, उसके अलावा अगर जो इनकम है वो डिराइव करती है सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ गोडाउन, यानी उसके गोडाउन है, वेयर हाउस हैं स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फैसिलिटेटिंग के लिए, और वो क्या करती है उनको जो गोडाउन्स वगैरह हैं उनको लेट करती है, यानी उनको किराए पर देती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर उसको जो भी इनकम होगी वो भी डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 80P फ्रॉम इट्स जीटीआई। ठीक है, यानी वो भी क्या है, पूरी तरह डिडक्टेबल है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जो कि हाउसिंग सोसाइटी या फिर अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी या फिर सोसाइटी कैरिंग ऑन ट्रांसपोर्ट बिजनेस और सोसाइटी एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विद द एड ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या क्या नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है, कैरिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं है, सोसाइटी एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन नहीं है विद द एड ऑफ पावर, उनकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो अगर 20,000 रुपये से एक्सीड नहीं करती है, तो जो भी इनकम उनको होगी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और एनी इनकम फ्रॉम हाउस द प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम ऑन। तो वो क्या बोल रहा है, अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो कि हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी कैरिंग ऑन ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं है, ये सब सोसाइटीज़ नहीं है, और आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 20,000 से एक्सीड नहीं करती है, ठीक है, तो अगर आपको कोई इनकम हो रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से या फिर कोई आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, तो उसके आपको डिडक्शन मिल जाएगी अपनी जीटीआई में से। ठीक है, उसके अलावा आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो इस सेक्शन यानी 80P के अंदर एलिजिबल नहीं है। हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है बैंकिंग की, बट वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड कर रही है, अपने मेंबर्स को। और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो बाहर जो पब्लिक होती है उसके साथ भी डील करते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं तो वो भी इस डिडक्शन का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी उनको 80P के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 80P क्लियर हो गया।